नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका व्याकरण जगत में। बच्चों, आज व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अध्याय वर्ण विचार। बच्चों, वर्ण पर विचार करने से पूर्व आइए पहले थोड़ा सा जानें कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। आप पहले पाठ में यह पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आइए एक बार दोहरा लेते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। देखो बच्चों, किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाता है। सरल शब्दों में कहें, देखिए, विश्लेषण का अर्थ होता है खोलकर बताना किसी चीज़ को, विवेचन खोलकर वर्णन करना, वह व्याकरण कहलाता है। अर्थात व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। जैसे देखो, दो वाक्य मैं आपके समक्ष बोलती हूँ। पहला वाक्य, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ, और दूसरा वाक्य है, बच्चे को सेब काटकर खिलाओ। तो बच्चों, इन दोनों वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निस्संदेह दूसरा वाला कि बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। काटना सेब है, ना कि बच्चा। पहले वाक्य का अर्थ ग्रहण करेंगे तो ऐसे निकलेगा ना कि बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, कि पहले बच्चे को काटो और फिर से सेब खिलाओ, तो यह अशुद्ध है। और यदि हम ये कहते हैं शुद्ध वाक्य, तो यही है कि बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। तो हमें ये ज्ञान किससे हुआ? व्याकरण से। व्याकरण के नियमों से हमें पता चला कि ये वाक्य शुद्ध है और यह अशुद्ध है। तो आइए अब हम अपना आज का अध्याय आरंभ करते हैं, वर्ण विचार। तो बच्चों, वर्ण विचार, वर्ण क्या है? देखिए, वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को। सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब वो छोटी इकाई क्या है? देखिए, उदाहरण से स्पष्ट होता है। पहला उदाहरण लिखा है हमने कि रमेश पढ़ रहा है। इसमें 4 पद हैं, रमेश, पढ़, रहा और है। इसको हम अगर खोलकर विस्तार से लिखेंगे तो क्या इसका रूप होगा? र, अ, म, ए, श, अ। यानी र में हलंत आ गया तो रे हो गया आधा, इसमें से स्वर निकल गया। स्वर निकलकर हम सामने ले आए र जमा अ, जमा म से ए निकालकर ए को हम बाहर निकाल लाए, ए, श में से अ बाहर आ गया। तो र, अ, म, ए, श, अ। रमेश पढ़, प, अ, ढ़, अ। जो अ हैं वो स्वर इस व्यंजन में से निकल गए। तीसरा है रहा, र हलंत, अ, ह हलंत और आ, रहा है, ह और ऐ। तो बच्चों देखो, इस वाक्य में 4 शब्द हैं और इन शब्दों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जो लिपि चिन्ह बनाए गए हैं वही वर्ण कहलाते हैं। जो ये शब्दों को अलग अलग करके हमने लिखा है और इनको लिखने के लिए जो ये लिपि चिन्ह, लिपि का मतलब ही होता है लिखना, लिखने के इनको जिस प्रकार से लिखा गया है यही वर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार वर्ण की परिभाषा क्या हुई? भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए बनाए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि है उसी को हम वर्ण कहते हैं। देखो, जिस प्रकार आप फूल या मोती को धागे में क्रम से पिरोते हैं तो वह माला बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो वह वर्णमाला बन जाती है। तो इस प्रकार किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करने वाले वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। तो किसी भी भाषा में जो ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं और उन ध्वनियों को अभिव्यक्त करने वाले जो वर्ण हैं उनको क्रम से लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। तो हमारी मानक हिंदी की वर्णमाला यह है। मानक शब्द का अर्थ क्या है?
जो समाज के शिक्षित और सभ्य लोगों के द्वारा हिंदी के जिस रूप को, भाषा के जिस रूप को अपना लिया जाता है वह भाषा का मानक रूप होता है। तो अब देखिए हमारी वर्णमाला में दो चीज़ें हैं। वर्णमाला को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। ये पूरी हमारी वर्णमाला है, स्वर हैं। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है हमें स्वर का उच्चारण शुद्ध करना है। कैसे? आ, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे ना, एक इसमें छोटा है, एक में मात्रा लगी हुई है, एक में नहीं मात्रा है, तो हम उसका उच्चारण कैसे करेंगे? आप दो का उच्चारण एक साथ करिए, आपको दोनों के बोलने के साथ साथ उनके लिखने का भी ज्ञान हो जाएगा। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब है आगत और गृहीत स्वर। इसको हम आगत भी कह सकते हैं कि आए हुए हैं जो कहाँ से, गृहीत स्वर या जिनको ग्रहण किया गया है दूसरी भाषाओं से। औ, ये ना तो आ है ना ओ है, दोनों के बीच का स्वर है औ, जैसे फुटबॉल, कॉलेज आदि। अनुस्वार, देखो बच्चों जो अ के ऊपर ये बिंदु लगा हुआ है इसको कहते हैं अनुस्वार, और ये अनुस्वार का चिन्ह है। अगला है विसर्ग। अह, यानी जो ऊपर लिखा है अनुस्वार, अंक आ के ऊपर अनुस्वार लग गया तो इससे इसका उच्चारण क्या हो गया? अंग। और दूसरा का अह, अंग, अह। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। अब है अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं, और इसका उच्चारण कहाँ होता है, इसकी क्या पहचान है, अनुस्वार की क्या पहचान है, अनुनासिक की क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से हैं और व्यंजन का उच्चारण हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए क, ख, ग, घ, ङ। तो देखिए जितने ये 5 वर्गों में इनको बांटा गया है, 5 वर्ग बना दिए गए हैं, पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। तो पहला वर्ण है क वर्ग, जो पहला व्यंजन पहले वर्ण से जो शुरू होता है उसी से उसके वर्ग का नाम शुरू होता है, क वर्ग। च से च वर्ग, ट से ट वर्ग। तो अब इनका एक एक का उच्चारण बड़े ध्यान से करेंगे और ध्यान से देखिएगा। क, ख, क्योंकि इनके अंदर बच्चों स्वर मिला हुआ है, हम क का उच्चारण करते हैं तो बाद में स्वर की आवाज़ भी आनी चाहिए। क, ख, ग, घ, ङ, ये हो गया क वर्ग। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। और ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ये किस में आए? ट वर्ग। त वर्ग। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। अब है प वर्ग। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। यानी हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। अब है अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन, ये व्यंजन कौन से हैं? अंतःस्थ जो वर्णमाला के मध्य में स्थित हैं, य, र, ल, व। इनका उच्चारण श। ये हैं ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय एक ऊष्मा सी मुख से निकलती है, यानी जो रगड़ खाकर मुख के विभिन्न भागों को रगड़ खा करके बाहर निकलते हैं, वे ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। श, श, स, ह। अब है संयुक्त व्यंजन। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। देखो 4 अंतःस्थ हैं, 4 ऊष्म व्यंजन हैं और 4 ही संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 वर्णों के संयोग से बने हैं। क्ष, क और श से बना है क्ष। त्र, त और र से मिलकर बना है त्र। ज और य से बना है ज्ञ। और श्र, श और र से मिलकर बना है श्र। तो इस प्रकार ये 2-2 वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
आगे है बच्चों गृहीत व्यंजन। गृहीत जिनको ग्रहण किया गया है, इनको भी लिया गया है कहाँ से? दूसरी भाषाओं से। इनका उच्चारण भी जो अपनी वर्णमाला है उससे भिन्न है। कैसे? ख, ख, ग, ज और फ। तो इस प्रकार से ये गृहीत व्यंजन हैं, दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। ये उर्दू भाषा के वर्ण हैं सारे। तो देखिए बच्चों, ये जो इसमें वर्ण आया है फ, इनके उच्चारण भी फ ही होगा, क्योंकि जो हमारी वर्णमाला है ऊपर प, फ, ब, भ, म, उस फ में और इस फ में दोनों में अंतर है, क्योंकि बोलने में ही अंतर है, इनका उच्चारण स्थान ही अलग है बिल्कुल। देखो, इसको हमने बोला फ, यानी हमारा जो दांत है वो नीचे के होंठ को स्पर्श करते हैं ना, फ, फूल। और अगर हम इस जो वर्णमाला में है प, फ, ब, भ, प वर्ग का जो फ है उसको आप फ बोलेंगे, फ नहीं कहेंगे। ये होगा फ, दोनों होठों को मिलाकर इसका उच्चारण होगा, क्योंकि यदि हम फूल ही बोलेंगे, फ ही उच्चारण कर देंगे तो गलत हो जाएगा और इसका अर्थ ही बदल जाएगा। अब आप देखिए, मैं उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर देती हूँ कि जैसे आप कहें फूल, ये विदेशी भाषा का शब्द है, और इस फूल का अगर हम कहें, हम फूल बोलेंगे तो अंग्रेज़ी का फूल है ये। फ शब्द है वो अंग्रेज़ी का है, और अंग्रेज़ी में फूल का क्या अर्थ होता है? मूर्ख। और हिंदी में जो फ, हिंदी में फूल कहेंगे, इसी का हम फूल से उच्चारण करेंगे तो उसका अर्थ हो जाता है फूल, जो पौधे पर लगता है, कली से फूल बनता है जो, वही वाला फूल। तो इस प्रकार दोनों के उच्चारण में भी अंतर है और अर्थ में भी अंतर हो जाता है। तो बच्चों, इन्हें हमने ध्यान रखना है। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भेद किए गए हैं। दो भेद आपको बता दिए हैं अभी कि स्वर और व्यंजन, इनको दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को, वर्णमाला के दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो बच्चों, स्वर और व्यंजन पर चर्चा हम कल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।